Good afternoon everyone. This is Rajesh Shariyar and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy. आज का लेक्चर में हम लोग क्लास 12th चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का पार्ट 2 है ना. पार्ट 1 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था जो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. देखो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये क्लियरली पढ़ लिया था कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं. जो भी कंपोनेंट कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जो भी कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, है ना. तो अब क्या हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट, मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट या तो सॉलिड्स हो सकते हैं या तो गैस हो सकते हैं या तो लिक्विड हो सकते हैं. तो उनके स्टेट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो वो 9 प्रकार के होते हैं. कैसे 9 प्रकार के होते हैं मैं देखो समझाता हूँ. मान लो एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूट और दूसरी तरफ हम लोग लिख रहे हैं सॉल्वेंट, है ना. ठीक है. सपोज दैट शुरू में हम लोग गैस सॉल्वेंट लिए, ठीक है, गैस. तो गैस के साथ कौन हो सकता है कि हम लोग सॉलिड को मिला दें, एस फॉर सॉलिड. फिर से हो सकता है गैस के साथ हम लोग लिक्विड को मिला दें. फिर से हो सकता है कि गैस के साथ हम लोग गैस को ही मिला दें. तो गैस से 3 बनेगा. ठीक उसी प्रकार से लिक्विड को ले ले. लिक्विड को मतलब एक तरफ सॉल्यूट और दूसरे तरफ सॉल्वेंट. गैस वाला सॉल्वेंट तो हो गया था. अब 3 लिक्विड वाला केस लेते हैं ना. लिक्विड और लिक्विड तीनों केस में सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है. और मान लेते हैं कि पहला केस में सॉल्यूट जो है वो बन जाएगा सॉलिड, दूसरा क्या बन जाएगा लिक्विड और तीसरा क्या बन जाएगा गैस, है ना. तो इस तरीके से तो तुमको समझना है कि सॉल्वेंट में पहले 3 बार गैस रखना है, फिर 3 बार लिक्विड रखना है, फिर 3 बार तुमको सॉलिड रखना है ना. क्योंकि गैस हो सकता है गैस के साथ मिक्सचर हो, गैस हो सकता है लिक्विड के साथ मिक्स हुआ हो, गैस हो सकता है सॉलिड के साथ मिक्स हुआ हो, या लिक्विड हो सकता है गैस के साथ मिक्स हुआ हो, लिक्विड के साथ मिक्स हुआ हो, लिक्विड सॉलिड के साथ मिक्स हुआ हो, है ना. ऐसे समझ लो टोटल 9 प्रकार के बनते हैं. 3 सॉल्वेंट किसको बोलते हैं ना, जिसमें ज़्यादा रहता है. तो 3 प्रकार ऐसा हो सकता है जिसमें गैस अधिक है, और 3 प्रकार ऐसा हो सकता है जिसमें लिक्विड अधिक है, और 3 ऐसा प्रकार का सॉल्यूशन बन सकता है जिसमें सॉल्यूट अधिक रहेगा. ठीक है. तो देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये याद रखना किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना. तो अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट गैस, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. देखो गैस को पकड़ा, गैस जो चीज़ मैं शुरू में लिख रहा हूँ वो सॉल्वेंट है, याद रखना. गैस को या तो सॉलिड में मिला सकते हैं, या तो लिक्विड में, या तो गैस से ही. फिर लिक्विड को पकड़ा, यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट है. इसको हो सकता है सॉलिड से मिला सकते हैं, या लिक्विड से मिला सकते हैं, या गैस से. फिर हम लोग गैस को सॉलिड लिक्विड हो गया. सॉलिड को पकड़ा, सॉलिड को हो सकता है सॉलिड से मिला दे, लिक्विड से मिला दे, गैस मिला दे. तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना. तो पहला केस, 3 केस देखते हैं किसका, कि सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, गैस होगा. तो अगर गैस में गैस मिलाया जाए तो उस प्रकार का, देखो सॉल्यूशन कितना आसान है. वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस होता है उसको हम लोग गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे. वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, मतलब लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे. और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड का मात्रा ज़्यादा हो, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट का काम करेगा, उसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे. तो गैसियस सॉल्यूशन में गैस अगर गैस से डिजॉल्व हो जाए तो गैस का मिक्सचर क्या है, हमारा कॉमन लाइफ का एग्जांपल है हमारा हवा, एयर. एयर में क्या, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, फलाना है, ढिमकाना है ना. तो आपको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है. हम लोग को पता है सबसे ज़्यादा क्या है, 78%, एक है 21%. कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है. ठीक है. चलो मैं परसेंटेज लिख दे रहा हूँ, या 78% है, या 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड या 0.03% है. आपको कमेंट करके बताना है कि ऑक्सीजन 78% पाया जाता है या ऑक्सीजन 21% है ना हमारे एयर. तो मान लो इस केस में, सपोज दैट मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई ऐसा सॉल्यूशन है, और मान लो कि नाइट्रोजन ही 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा 21% है. ठीक है. और ऑक्सीजन तुम्हारा 10% है. हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन मान लिया.
तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या बन गया? सॉल्वेंट बन गया। क्या बन गया? सॉल्वेंट। और बाकी जो बच जाता वो सॉल्यूट होता, तो ऑक्सीजन भी सॉल्यूट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसका स्टेट क्या है? सॉलिड, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो सर गैस है। और जो सॉल्यूट है उसका स्टेट क्या है? सर गैस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? गैस को, मतलब ये दोनों गैस को हमने किस में डिजोल्व किया? गैस में ही डिजोल्व किया। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है उसको गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। और ये एग्जांपल किसका हो गया? गैस सॉल्वेंट है और गैस सॉल्यूट है। तो ये आपका ये वाला फर्स्ट एग्जांपल हो गया, गैस सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट भी गैस। एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा एग्जांपल है कि सॉल्वेंट गैस है और लिक्विड क्या रहेगा? आप सॉल्यूट क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा, है ना। तो देखो बहुत सारा नाइट्रोजन गैस ले लो, बहुत सारा क्या ले लो? नाइट्रोजन गैस, मतलब सॉल्वेंट है, उस पर कोई लिक्विड मिला दो, तो क्लोरोफॉर्म मिला दिया। क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड जिसको सुंघाने से आदमी लोग बेहोश हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है स्मेल करने से। वो एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब देखो, इसको लिखने का तरीका और बोलने का तरीका इस ये अभी समझ जाओ, क्योंकि चैप्टर 4 में फिर से यही चीज़ पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में, है ना। मिक्स अलग अलग प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो लिक्विड इन गैस का मतलब जहाँ भी इन लग गया वो चीज़ ज़्यादा है। तो इन किसके सामने लगा हुआ? गैस के सामने ना, तो गैस सॉल्वेंट होगा और लिक्विड क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अगर हम लोग बोल दे गैस इन गैस, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस सॉल्वेंट है और गैस ही सॉल्यूट है। अगर हम लोग बोल दे गैस इन सॉलिड, इसका मतलब क्या कि सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस सॉल्यूट है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले रहे लिक्विड इन गैस, तो देख लिया। थर्ड एग्जांपल है गैस सॉलिड इन गैस, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉलिड इन गैस, क्योंकि गैस सॉल्वेंट है ना। तो सॉलिड इन गैस का मतलब क्या होता है? देखो फिर से तुम कोई गैस ले लो, तो वही से नाइट्रोजन गैस तुमने तो रट ही लिया, रट ही लो कि नाइट्रोजन गैस है। कोई भी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो नाइट्रोजन गैस के अलावा। उस पर कोई सॉलिड को मिला दो, तो कैम्फर, कपूर, कपूर को मिला दे, क्योंकि सॉलिड ऐसा सॉलिड लेना जो तुम्हारा सबलाइम कर जाता हो, है ना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में मिल जाता हो। तो कैम्फर इज अ सॉलिड और नाइट्रोजन इज अ गैस, तो सॉलिड इन गैस का ये एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। अब लिक्विड सॉल्यूशन में आते हैं। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है उसको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट, उसका एग्जांपल आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड ज़्यादा रखना है, लिक्विड ज़्यादा रखना, कुछ भी लिक्विड में सबसे कॉमन एग्जांपल तुमको क्या पता रहता है? वाटर, तो वाटर रख दिया। अब उसमें से क्या तुमको डालना है? गैस डालना है। तो हम लोग को पता है ऑक्सीजन गैस, जो हम लोग का समुद्र होता है जिसमें मछलियाँ रहती है, तो पानी ज़्यादा रहता है और उसमें ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व रहता है, तभी तो मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। तो ये एग्जांपल हो गया तुम्हारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दो लिक्विड को तो सबसे अच्छा एग्जांपल, ये तो बच्चा कभी नहीं भूलता है, एक तो वाटर रहेगा ही रहेगा लिक्विड, ऊपर से अल्कोहल डाल दो, दोनों लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर। सॉलिड इन लिक्विड का तो जाहिर से बात है, ये तो और इजी एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड का तो पानी लिक्विड हो गया, उसमें हमको सॉल्यूट डालना, चीनी डाल दो, हाँ चीनी, शुगर, ग्लूकोज डाल दो, नमक डाल दो, जो डालना है डाल दो, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। तो सॉलिड में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड। तो पहला एग्जांपल क्या दे रखा है? गैस इन सॉलिड, मतलब सॉलिड आपको ज़्यादा रखना है और उसमें गैस डालना है, ठीक है। तो देखो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हमने क्या रख लिया? सॉलिड में हमने रख लिया पैलेडियम, और गैस में क्या ले लिया? हाइड्रोजन। सर ये वाला एग्जांपल आप याद कर लेना। सर क्यों याद करेंगे? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, पीडी जो है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, और ये हम लोग चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद ही रख लो कि हाइड्रोजन गैस इन अ पैलेडियम सॉलिड, ये एग्जांपल हो गया गैस इन सॉलिड का। वैसे अपने आप से कुछ भी ले सकते हो, कोई भी गैस ले लो। मान लो ऑक्सीजन गैस, किस पे? सॉलिड पे, तो मान लो सोडियम के ऊपर ऑक्सीजन गैस डाल दिया, है ना, तो उसको भी हम लोग बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड ज़्यादा रहेगा और लिक्विड आपका कम रहेगा, यही हुआ ना मतलब। तो लिक्विड इन सॉलिड का मतलब जब भी एग्जांपल आए तो सॉलिड ज़्यादा रहेगा। तो एक वर्ड याद रखो, एमलगम सॉल्यूशन। क्यों याद रखो? क्योंकि इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एमलगम सॉल्यूशन वो किस प्रकार का सॉल्यूशन है? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, तो आंसर होगा लिक्विड इन सॉलिड। एमलगम सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा घोल जिसमें मरकरी आ जाए, Hg। दुनिया का कोई भी ऐसा घोल, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मरकरी आ जाए, उसको एमलगम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
तो लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लो मरकरी है ना, तो मरकरी कैसा हो गया, मरकरी हो गया तुम्हारा, वी नो दैट मरकरी कैसा होता है, मरकरी इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पढ़े हो ना। और ब्रोमाइन ओनली मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी लिक्विड हो गया। हमको एग्जाम्पल किसका डालना है, हमको एग्जाम्पल डालना है लिक्विड एंड सॉलिड, तो सॉलिड ज़्यादा मात्रा में ले लिया सोडियम को, ये हो गया तुम्हारा सोडियम, इसके ऊपर क्या डाल दो, मरकरी डाल दो। तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा किसका, लिक्विड एंड सॉलिड का। और किसी भी सॉल्यूशन में मरकरी आ गया उसको हम लोग एमलगम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड का एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल, दो कोई भी सॉलिड को मिलाना है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एलॉयज, जितने भी एलॉयज हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज किससे मिलता है, कॉपर प्लस टीन दोनों से मिल करके बनता है और दोनों सॉलिड होता है। ब्रास हो गया, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। सोल्डर हो गया, लिड और टीन, ये सारा। तो कोई भी एलॉयज एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड एंड सॉलिड का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो एग्जाम्पल में दो ही आप लोग को न्यूमेरिकल पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 2.2 और एग्जाम्पल नंबर 2.3। 2.1 नहीं है, रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है, तुम लोग का सिलेबस कम हुआ है, मतलब वो सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो दोनों बोर्ड्स के लिए, फॉर बोथ जैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, आपको एग्जाम्पल 2.2 और 2.3 इंपॉर्टेंट है, और इन टेक्स्ट में सारा इंपॉर्टेंट है, 2.1 से लेकर के 2.5, है ना। तो वो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी, हमको मोलरिटी निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। 450 ml का कोई घोल है, किसी चीज़ का घोल होगा, पानी होने का, कुछ से भी हमको कोई मतलब नहीं है। कितना घोल है, वॉल्यूम दे रखा है 450 ml का। इसमें अगर हम 5 ग्राम सोडियम डालें तो उसका मोलरिटी कितना होगा, ये पूछ रहा है। चलो इसको हम लोग कुछ दूसरा एंगल से, हम इसी से और एक क्वेश्चन बनाए। तो इसमें क्या, किसको किस में मिलाया जा रहा है, 5 ग्राम ऑफ NaOH को, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो सॉलिड होता है, उसको मिलाया जा रहा है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ये हुआ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, है ना। मोलरिटी जनरली सॉलिड इन लिक्विड का ही निकलता है, ठीक है। तो हमको मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए था, यहाँ रफ वर्क में बताता हूँ। हमको मोलरिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, तो लिख देता हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो वीडियो देख रहे हो, फटाक से, अगर पेन पेपर कॉपी नहीं रखे हो तो फटाक से वीडियो पॉज करो, पेन पेपर कॉपी रख लो, है ना। न्यूमेरिकल बता रहे हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं वही स्टेप तुम लोग यूज़ करोगे। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले मोलरिटी का क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब हमको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, NaOH था, NaOH का मोल्स निकाल लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया, उसको लीटर में कर लेंगे, बस डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब गिवन में क्या है, तो गिवन में तुमको क्या दे रखा है बच्चे, गिवन में दे रखा है NaOH का मास कितना ग्राम दे रखा, 5 ग्राम। तो हमको इसको पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलर मास, क्योंकि मोल का मतलब होता है गिवन मास में मोलर मास। Na का मास होता है 23। फिर ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ NaOH का कितना मोल्स है। तो NaOH का मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में कितना गिवन मास है, 5। मोलर मास कितना आया, 40। तो कितना मोल आ गया, 1/8 मोल आ गया। पहला स्टेप हमारा ऊपर वाला स्टेप हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला स्टेप हो गया। सेकंड, तो हमारा ये वहाँ तक उतार लेना, उसके बाद अगर नहीं उतारेगा तो वीडियो पीछे करके उतार लेना, है ना। इसलिए बोल रहे पेन पेपर कॉपी हमेशा रखे रहो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ साथ ही साथ, ठीक है।
उसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर से जब फेयर करोगे तो अपने से बिना देखे हुए बनाना है ना। सेकंड, मोल तो निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। वॉल्यूम कितना दे रखा, वॉल्यूम दे रखा 450 ml, इसको लीटर में करेंगे तो 450/1000, क्योंकि ml को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 1010 कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, तो 9/20 लीटर आ गया। अब हमको निकालना है कैपिटल M मतलब मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला होता था मोल्स, तो मोल्स ऊपर में कितना आ रखा है 1/8 मोल्स ऑफ सोल्यूट, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आ रखा है 9/20। बच्चों मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को ऑफलाइन बैच में भी कि जब भी 4 नंबर डिवाइड होता है, 4 नंबर डिवाइड में रहता है, तो जो पहला नंबर है ऊपर वाला, पहला 2 नंबर वो सेम रहता है, जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है ना ये 20, ये ऊपर चला जाएगा और ये उलट जाएगा, 20/9 हो जाएगा। काट दो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया 5/9 2 ज़ा 18। अब 5/18 को तुम लोग क्या करना, 5/18 को तुम लोग क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना 18 से 5 को, है ना। पॉइंट दोगे तो 0 आएगा, तो 18 2 ज़ा 36, इस तरीके से 14, तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा 5/18 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.278। ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ जल्दी, मोलरिटी का, मोल्स पर लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी। अब तुमको मोलरिटी नहीं पूछ रहा, अब तुमको मोलरिटी पूछ रहा है। गिवन में क्या है 2.5 ग्राम ऑफ, मतलब 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड को अगर 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में हम लोग डाल दें तो मोलरिटी क्या होगा। इस इंफॉर्मेशन से क्या दिख रहा है, 2 कंपोनेंट है, मतलब बाइंड्री सॉल्यूशन है, एक है इथेनोइक एसिड और एक है बेंजीन। इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम है, मतलब ये सॉल्यूट है, और ये 75 ग्राम है, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है। तो चलो निकालते हैं। तो जब भी गिवन हो तो गिवन में कैसा लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसे पता चलेगा, जो कम है। कम कौन है जी, CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड। कितना मास उसका गिवन में दिया हुआ है, उसका मास आपको गिवन में दिया हुआ है 2.5 ग्राम। तो मास तो आ गया, तो हमको मोल चाहिए होता ना, तो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। तो CH3COOH का मोलर मास, कार्बन 1 है तो कितना हो गया 12, हाइड्रोजन 1 का 1 होता तो 3 का 3, फिर से कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन या डबल हो मतलब 2 हो गया, एक ऑक्सीजन 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन 32, प्लस हाइड्रोजन फिर से 1 हो गया, कितना हो गया 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 को 32 से जब हम लोग ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 ग्राम इसका मोलर मास आ गया, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया। अब मोल्स लिखेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास होल डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, और मोलर मास कितना आया 60, यही आया ना जी 2.5/60, ठीक है। अब बहुत बच्चा होता है सर यहीं पर क्या कर लेते हैं ना कि वो लोग यहीं पर डेसिमल उसिमल में काटम कुटिम ये सब वो सब कर देते हैं। कुछ नहीं, पॉइंट हटाओ, 10 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, क्लियर है। 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो 1/24 मोल्स आ गया किसका, CH3COOH का, क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है छोटा है, मतलब मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता था, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, इन केजी में। तो बच्चा अभी तुम निकाला 1 बटा कितना निकाला था 24 निकाला था ना। अरे पिछला वाला डाटा कितना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आया था तुम्हारा 2.5/60 है ना, और पॉइंट हटाए थे तो इधर आ गया था तुम्हारा कितना 10, 5 से काटा था 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, हाँ तो 1/24 आया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह कितना डाल दें 1/24 जो हमने ला रखा था, ठीक है 1/24 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास 75 ग्राम दिया हो बाबू, केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। तो 1/24 जो सबसे नीचे है, इस तरीके से करते हैं ना, 1/24 सेम, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, 1000 ऊपर और 75 नीचे।
बच्चों काटने आता है, 25 3 जा 75, 25 के टेबल में 4 और ये 0 40, 4 10 जा 40, 4 6 जा 24, हाँ 10 बचा है ना, तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो क्या बच गया जी ऊपर में 5 बटा, यहाँ क्या बच गया 3 3 जा 9, 5 बटा 9 बच गया, कितना बच गया 5 बटा 9। पॉइंट में करने आता है बाबू, तो 0.556 ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, वो लीटर होता था, ये मोल पर केजी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया है, नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप लोग में किसी को भी दिक्कत आया होगा। मोलरिटी निकालने का यही तरीका होता है। आप क्या करिए, गिवन मोल्स, पहले फॉर्मूला में क्या होता है, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट निकालिए, कैसे, गिवन मास दिया हुआ रहता है, मोलर मास आपको निकालना होता है, क्योंकि 10th में निकालने आया है आप लोगों को, दोनों को डिवाइड कर लिए, मोल आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले दे रखा रहता है तो डिवाइड कर दीजिए, ml में दिया होता 1000 से डिवाइड कर दीजिए। मोलरिटी निकालने के लिए सेम, मोल्स पहले निकाल लीजिए और जो मास दिया उसको केजी में करके दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1 से लेकर के 2.5 तक, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.1, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सबसे पहला जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे वो मास परसेंटेज ही था। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, याद रखिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, C4 कार्बन और 4 क्लोराइड को टेट्रा बोलते हैं, तो CCl4 है ना। तो बेंजीन का परसेंटेज निकालना है और CCl4 का परसेंटेज निकालना। अगर 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिसॉल्व कर दिए हैं 122 ग्राम ऑफ टेट्राक्लोराइड का। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। देखो क्वेश्चन में जो जो दे रखा वो लिखेंगे, है ना। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में तुमको दे रखा है मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन को C6H6 लिख रहा हूँ, कितना दे रखा है 22 ग्राम। फिर दे रखा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना दे रखा है 122 ग्राम। बच्चों स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, ये 22 ग्राम है, ये 122 ग्राम है, ज़्यादा कौन है, CCl4 ज़्यादा, तो CCl4 क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया, सॉल्वेंट। और ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, है ना। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए मैंने बताया था। अब तुमको किसका मास निकालना, इसका। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे तो क्या होता था, जिसका निकालना है मास परसेंटेज उसका मास बटा टोटल का मास, टोटल नीचे तो हमेशा टोटल जाता था, गुना 100। तो बच्चे टोटल मास कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके ना। तो चलो टोटल मास पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सबसे पहले टोटल मास निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल मास इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 22 प्लस 122, कितना बन गया 144 ग्राम बन गया। क्लियर है, चलो इतना नोट कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ दोनों का निकालने बोल रहा था हमको, निकालना सबसे पहले बेंजीन का। तो अगर बेंजीन का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मास ऑफ ऊपर क्या चला जाएगा, बेंजीन C6H6, और नीचे क्या चला जाएगा, टोटल मास, और गुना किससे होगा, 100 से, ठीक है। तो बेंजीन का मास कितना दे रखा है 22, टोटल मास कितना आया 144, गुना क्या है 100, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काटम छटम करने आता है, कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में और एक क्वेश्चन बोल रखा है, इसी में बोल रखा है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो CCl4 का निकालना, इसलिए मास ऊपर किसका चला जाएगा, CCl4 का बटा टोटल मास गुना 100 से गुना कर दिया। तो मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है 122, टोटल मास कितना आया था 144 गुना 100। आई होप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन। यहाँ मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, एक ऐसा घोल में जिसमें 30% मास है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। देखो यहाँ दो चीज़ है, एक चीज़ तो तुमको बेंजीन दिख रहा है और एक चीज़ तुमको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिख रहा है। तो बच्चों सॉल्व करने का टेक्निक, इसमें कोई एक सॉल्यूट होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई कंसेप्ट होता नहीं है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर बचा टोटल मोल, है ना, यही आपका मोल फ्रैक्शन होता है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों का मोल निकालना पड़ेगा सबसे, और दोनों का मोल निकालना पड़ेगा। पहले मोल ऑफ बेंजीन को मान लो ए मान लिया, इसको अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स को एन बी मान लिया, याद आ रहा। तो काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बटा एन ए प्लस एन बी, मतलब टोटल मोल्स होता था। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी, यही करना है। तो यहाँ कुछ डाटा नहीं दिया, बस 30% बोल दिया है ना। तो बच्चे 30% का मतलब क्या होता है 2.2। अगर तुम्हारा मान लो एग्जामिनेशन में 30% आया है फिजिक्स में, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर 100 था, उसमें तुम्हारा 30 आया है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी घोल का स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन 30% दिया हुआ, मतलब टोटल 100 ml था, टोटल क्या था 100 ml, उसमें 30 ml सॉल्यूट है। टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ml, उसमें सॉल्यूट कितना है 30 ml। तो तुमको क्या दे रखा है 30% सॉल्यूशन बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दे रखा। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो बच्चों तुमको 30% मास दे रखा है ना, तो हम लोग जब भी परसेंट देते तो टोटल को 100, तो लिखेंगे लेट द टोटल मास ऑफ क्या, सॉल्यूट की सॉल्वेंट की सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन टोटल है ना, टोटल मतलब सॉल्यूशन होता है, इज इक्वल टू 100 ग्राम। कितना ग्राम 100, ठीक है। अब 100 ग्राम में 30% बाई मास क्या है, क्या लिखा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन किसी के साथ इन लग जाता था वो सॉल्वेंट हो जाता था, तो यहाँ CCl4 सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट हो जाएगा बेंजीन, है ना। तो देखो 30% और जो बचा 100% में 70%, तो 30% कम है, तो 30% वाला हो जाएगा बेंजीन, और इन लगा हुआ है CCl4, मतलब ये 70% हो जाएगा। तो अगर हम टोटल 100 ग्राम माने हैं तो उसमें से 30 ग्राम क्या हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा बेंजीन, और 70 ग्राम हो जाएगा CCl4, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से समझा देते हैं। मान लो ना कि तुमको अगर 70% बाई मास का स्ट्रेंथ देता और इन CCl4 लिख देता, तो इन लगा हुआ CCl4 पे, तो CCl4 सॉल्वेंट हुआ, ज़्यादा होगा, तो 70 ग्राम, परसेंट मतलब ग्राम ले ला, 70 ग्राम क्या हो जाएगा CCl4, बचा कितना 100 में से 30 ग्राम, ये क्या हो जाएगा बेंजीन। लेकिन अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या दे रखा, 30% बाई मास दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखे थे, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ CCl4, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, वो कितना आ जाएगा 100 में से 30% तो सॉल्यूट होगा, 70% वो होगा, तो 70 ग्राम, और मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा 30 ग्राम, क्योंकि वो सॉल्यूट है तो 30% कम वाला वैल्यू होगा, ठीक है। अब CCl4 का गिवन मास कितना आ गया 70 ग्राम, मोलर मास देख के निकाल लेंगे यहाँ से। C6H6 का गिवन मास आ रखा है, मोलर मास यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का मोल निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या चीज़ का मास दे रखा है, मास ऑफ CCl4 दे रखा है कितना, अभी देखा हमने 70 ग्राम। मोलर मास पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं मोलर मास CCl4, तो कार्बन का 12, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 35.5 को हम लोग किससे गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो जब 35.5 को जब तुम लोग 4 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 35.5 को 4 से गुना करेगा तो 35, 35 4 जा 140 होता है, और ये 0.52 बना देगा, मतलब 142 आएगा, और ये 12 है, मतलब 154 ग्राम आ गया किसका मोलर मास CCl4 का, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है बच्चे 70 बटा मोलर मास कितना बच्चे 154। इसको इसी तरीके से रख लो, काटना है काट लो, 2 से काटोगे तो 35 बार में, 2 से काटोगे तो 77 बार में, 70 फिर 7 से काट लो, 7 5 जा 35, 7 से 11, मतलब 5/11 आया, याद रखना कहीं 5/11 मैं अभी पूछूंगा, है ना। 5/11 आया किसका मोल, 5/11 आया मोल आपका CCl4 का, मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ 5/11। अब हम लोग मोल्स निकालेंगे किसका, बचा कौन C6H6 का, तो गिवन मास कितना दिया हुआ 30, मोलर मास C6H6 का मोलर मास, तो मोलर मास निकाल करके जो डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं C12,
कार्बन 12 होता है, तो 6 तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 होता तो 1 इंटू 6, 12 छक 72 और 6 कम 6 78, तो 30/78 कर देते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कट रहा है, 3 5 जा, और ये 5/13 आ जाएगा। क्लियर है? देखो फिर से बता रहा हूँ कैसे काटा मैंने। 30/78 है ना, 30/78, तो 30/78 करोगे तो कैसे आएगा, 30/78 करोगे तो 3 से काटो, 3 10 जा 30, और 3 से काटोगे तो 3 से 3 2 जा 6 26 आ जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 5 जा 10, और 2 तो 5/13 आ गया इसका मोल, 5/13 हो गया। चलो अब देखो, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 आया था 5/11, और नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 कितना आया था 5/13। कौन ज़्यादा है, 5/11 ज़्यादा है कि 5/13 ज़्यादा है? जाहिर बात है CCl4 ज़्यादा था, 70 ग्राम था, तो 5/11 ज़्यादा है। तो जिसको ज़्यादा होता उसी को A बोलते थे सॉल्वेंट, और जो कम होता था उसको B बोलते थे, है ना। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है CCl4 का। चलो निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे काई ऑफ CCl4 इज इक्वल टू, तो काई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 का मतलब हो गया मोल ऑफ CCl4 कितना 5/11 बटा नीचे कितना आता है टोटल, मतलब 5/11 प्लस 5/13। आई होप आप सॉल्व कर लोगे। इसको एलसीएम ले लेना और फिर डिवाइड कर देना, और फिर ऊपर नीचे जो करके गुना भागा करते हैं आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया CCl4 का। अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना रहता C6H6 का, तो ऊपर में मोल किसका जाएगा C6H6 का 5/13, और नीचे क्या जाएगा हमेशा टोटल। तो टोटल का क्या था 5/11 प्लस 5/13। सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2.3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.3 में दो क्वेश्चन है। पहला, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में मोलरिटी निकालना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 30 ग्राम ऑफ इतना को डिसॉल्व की है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। गिवन मास तुमको दे दिया 30 ग्राम, ये पूरा फॉर्मूला से मोलर मास निकल जाएगा, तो मोल आ जाएगा, तो मोल आ गया, और वॉल्यूम तो लीटर में ही दे रखा। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 30, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स में ही मेन निकालना है। गिवन मास बाई मोलर मास, अबे मोलर मास निकाल लोगे ना, CO है तो कोबाल्ट का कितना होता है देख लेना, कोबाल्ट का होता है शायद 59। ठीक है, तो कोबाल्ट का लिख लेना 59 प्लस NO3 होल 2 है, तो होल 2 है तो 2 आगे, N का मतलब कितना होता है नाइट्रोजन 14 प्लस O3 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। जहाँ डॉट आ जाता है वहाँ प्लस लिखते हैं, 6 इंटू 6H2O। एक H2O का कितना होता है, एक H2O का होता है ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 का 2, 16 दूनी 18 है ना। तो अब इसको जोड़ जाड़ लेना, तो ये 59 हो जाएगा, ये 48 और 14 62 2 जा 124 हो जाएगा, और ये 108 आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ जाड़ लेंगे तो 291। यही मेन खेला था। तो मोल कितना हो गया 30/291 है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल की जगह 30/291 पुट कर देना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो दिया ही रखा 4.3, यहाँ 4.3 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मेन क्या है इसमें, मोलर मास निकालना है। अगर मोलर मास निकालने में दिक्कत है तो चलो मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को मोलर मास में दिक्कत आएगा, खासकर ऑफलाइन स्टूडेंट्स को जितने भी हैं हमारे, तो उनको अगर मोलर मास इसका निकालने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, है ना, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करके बता दूंगा। चलो, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अगर 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके हम लोग अगर 500 ml ऑफ कुछ सॉल्यूशन बना रहे तो उसका मोलरिटी क्या होगा। देखो इसको समझाता हूँ, फील करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसका गाढ़ापन कितना था 0.5 मोलर था, और कितना 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 सॉल्यूशन में, कितना ml सॉल्यूशन में 30 ml सॉल्यूशन में, 30 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जाहिर से बात है डाइल्यूट करना मतलब होता है पानी डालना। तो अगर हम इस पे पानी डाल दिए, पहले 30 ml ही था घोल, अब टोटल घोल कितना हो गया 500, मतलब इस पे पूरा क्या डाल रहे हैं हम लोग, पानी डाल रहे, पानी डाल रहे, पानी डाल रहे, यहाँ तक भर दिया पूरा।
तो जाहिर सी बात है उसका मोलरिटी चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो अब तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो रखा है, अब वॉल्यूम हो रखा है तुम्हारा 500 ml और तुमको मोलरिटी अब निकालना है m क्या होता है। तो देखो जब भी किसी भी चीज़ का मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ हो और जब पानी डाल दे मतलब डाइल्यूट करे और फाइनल मोलरिटी पूछे तो फॉर्मूला लगता है डाइल्यूशन फार्मूला, है ना। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू मोलरिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2। मतलब शुरू में कितना मोलरिटी था और उस समय कितना वॉल्यूम था और बाद में कितना मोलरिटी है, बाद में कितना वॉल्यूम है, इसको डाइल्यूशन फार्मूला बोलते हैं। तो शुरू में मोलरिटी कितना दे रखा है 0.5, तो पुट कर दो 0.5। शुरू में वॉल्यूम कितना दे रखा है, शुरू में वॉल्यूम दे रखा 300 ml, तो 300 ml को लीटर में करने के लिए 1000। बाद का मोलरिटी पूछ रहा है, पता नहीं है इसलिए m2। बाद का वॉल्यूम पता 500 ml, तो 500 ml को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 कट गया, 1000 क्या हो गया, कट गया, रेट ले लेते हैं। तो 1000 कट गया तो क्या बच गया 0.5 इंटू 30, इसको पॉइंट हटाओ तो 10 आ गया, हाँ। और ये 10 से 10 तो 3 5 से कितना आ गया 15, और बटा ये 500 बचा ना, तो 15 बटा 500 इज इक्वल टू m आ गया। 5 से काट दो, 5 3 जा 500 जा, तो m इज इक्वल टू 3/100 मतलब 0.03 कैपिटल M मोलरिटी या मोल्स पर लीटर जो लिखना है वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.4 पर। देखो 2.4 क्या बोल रहा है। 2.4 आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2.4 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का आज के बाद तुम लोग फॉर्मूला ही याद कर लेना, NH2CO NH2 होता है। जब हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर 9 है, तो उसमें इसका फॉर्मूला बार बार यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2। NH2 दो बार आ रहा है तो CO को ऐसे रखो और NH2 का होल 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो वही लिखा हुआ NH2CO NH2 करके लिखा हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है, रिक्वायर इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। मोलल मतलब मोलरिटी तुमको दे चुका है, मोलरिटी क्या चुका दे दिया है ना, मोलरिटी दे दिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया, मास ऑफ क्या दे दिया, सॉल्वेंट भी दे दिया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम लोग को अभी तक क्या दे रहा था ना कि तुमको मास ऑफ सॉल्यूट दे देता था, मास ऑफ सॉल्वेंट दे देता था तो उससे मोल निकालते थे, और सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट दे देता था तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते थे, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दे देता था या ग्राम में दे देता था, फिर डिवाइड कर देते थे। अब उल्टा है। उल्टा क्या है सर समझाइए। अरे कुछ नहीं है, देखो मोलरिटी, रिटी नहीं लिटी मतलब स्मॉल m, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमको मोललिटी ही दे रखा है, मोललिटी कितना दे दिया है 0.25 मोलल लिखा है ना, तो मोललिटी का वैल्यू हो गया 0.25। नंबर ऑफ मोल पता नहीं है तो उसको x मान लो। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दे रखा है, कितना दे रखा है रे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी शायद 4.5, एक मिनट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दे रखा है 2.5 kg, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकल जाएगा, x मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, तो x कितना आ गया 2.5 इंटू 0.25, 25 तो 625 होता है। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर, मैंने पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाए, मतलब 0.625 मोल्स आ गया। किसका 0.265 मोल, सर यूरिया का हमको उसका मास निकालना, तो हमको पता चल गया मोल्स ऑफ CONH2 होल टू 0.625 मोल्स, हमको इसका मास निकालना है। तो जब भी मोल्स को मास में लाना है तो उसका मोलर मास से गुना करना पड़ता है, मोलर मास निकाल लो इसका, बस गुना कर दो आंसर आ जाएगा। अब जाहिर से बात है, अगर 2 मोल आता मान लो कैल्शियम का, तो एक कैल्शियम का मोल कितना होता है 40, तो 2 मोल का 80 होता है कि नहीं, तो 2 मोल ऑफ कैल्शियम बराबर 80 ग्राम। तो तुमको मोल्स नहीं पूछ रहा है, तुमको मास पूछ रहा है। तो 0.625 उसको गुना किससे करेगा, इसका मोलर मास से। तो देखो अबे CO मतलब कोबाल्ट मत समझ लेना, ये कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन का लिख लिया 12, ऑक्सीजन का लिख लिया 16,
NH2 होल 2 है, होल 2 मतलब 2 आगे आ जाएगा, जब भी होल आगे रहता है तो वो आगे आ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 16, ऐसा। तो 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, और ये 16 दूनी 32, 32 और 16, 32 और 16 48 और 12 60, 60 गुना कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग कितना तुम्हारा आंसर आएगा, तो तुम्हारा आंसर लगभग आएगा 0.625 को गुना करो इससे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा लगभग 6 6 का 36, 36 से 35 तो 36.5, मतलब लगभग 37 ग्राम आएगा तुम्हारा आंसर, करके देख लेना, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.5 पर। 2.5, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ 2.5 खुद से बनाना है ना। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन CBSE में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन CBSE में आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन CBSE में आ चुका है, ठीक है। तो देख लो जो जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2.5 ट्राई करना खुद से, अगर नहीं बन पाएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेंसिटी दे दिया तो मैं एक फॉर्मूला आप लोग को बता दूंगा, है ना। अगर नहीं बनेगा, जैसे ही तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो सॉल्व वॉल्व करना, टोटल करना, फेयर जब कर रहे होगे, तो जैसे ही जब नहीं बनेगा 2.5 हमसे, तो फटाक से कमेंट करना व्हाट्सअप में, मैं बता दूंगा इसका एक फॉर्मूला है। क्या निकालने का फॉर्मूला? मोलरिटी और मोलिलिटी निकालने का फॉर्मूला। अगर डेंसिटी दे तो क्या दे दे? डेंसिटी, है ना। आते हम लोग थियोरी में। तो हम लोगों ने अभी तक सारा न्यूमेरिकल ख़त्म कर लिया, किसका? कंसंट्रेशन का। मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड जितने भी थे वो हमारे ओवर हो गए। तो चलो अब हम लोग का थियोरेटिकल पार्ट आता है शुरू। नेक्स्ट थियोरेटिकल पार्ट क्या? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? तो चलो देखते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। घुलनशीलता मतलब किसी भी घोल में कितना चीज़ अपन घुला सकते हैं ना, मिला सकते हैं। अरे सोचो, मान लो तुम्हारा पानी है, 100 ग्राम पानी है मान लो, तुमको शरबत बनाना है तो इसमें तुम शुगर डालोगे। तो तुम पहले मान लो 4 चम्मच शुगर डाला, चम्मच घुमा करके घोल दिया, फिर 10 चम्मच डाला, फिर 15 चम्मच डाला, फिर घोल रहा। जैसे जैसे ही ज़्यादा शुगर डालते जाओगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कि और ज़्यादा शुगर जो है वो नहीं घुलेगा, है ना। मतलब उसका घुलनशीलता ख़त्म हो जाएगा, अब ज़्यादा वो घुलेगा नहीं। अब तुमको और ज़्यादा घुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसको गर्म करना पड़ेगा आग में, टेम्परेचर पे, या तो तुमको और पानी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिक्विड पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग घुला सकते हैं, है ना। तो ऐसा देखा गया था एक्सपेरिमेंट में कि अगर अपन 100 ग्राम वाटर ले, 100 ग्राम ऑफ वाटर ले, तो उसमें लगभग 36 ग्राम ऑफ NaCl को ही हम लोग घुला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर घुलाएंगे, 37 ग्राम डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, है ना, प्रिसिपिटेट कर जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना हो गया? 36 ग्राम हो गया। तो सॉल्युबिलिटी का सबसे पहले डेफिनेशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जाहिर से बात है ये वाटर था, हम लोग ये सॉल्वेंट था, हम लोग डाल के आ रहे थे सॉल्यूट। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना मैक्सिमम मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को हम लोग घुला सकते हैं किसी गिवन सॉल्वेंट में, किसी गिवन मात्रा ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है, कितना हम लोग घुला सकते हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी मतलब इसमें कितना सॉल्यूट घुलेगा, उसका हद। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, कितना घुलेगा, थोड़ा घुलेगा, कम घुलेगा, ज़्यादा घुलेगा। द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा प्रेशर। तो कितना ज़्यादा सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुलेगा वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा, मतलब जो सॉल्यूट डाल रहे हैं वो घुलने लायक है कि नहीं है, या जो हम लोग सॉल्वेंट ले रखे वो घुलाने के कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है। दूसरा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। और प्रेशर क्या क्या हाल होता है, तीनों फैक्टर को हम लोग अभी देखेंगे। बस अभी तक अपना इतना ही याद रखिए कि द एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, किस पे आ चुका है? दोनों पे आ चुका है, जैक एंड CBSE पे। What are the factors which affects the solubility of a substance? क्या क्या फैक्टर्स है जिसके द्वारा solubility
अफेक्ट होता है, तो वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अरे सोचो ना, हम तो चीनी घुला रहे थे ना, मान लो हम वाटर में बालू घुलाना शुरू कर दिए, सैंड, घुलेगा क्या? मतलब इसका नेचर ही नहीं है घुलने का, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मान लो कि हम चीनी ही लिए हैं, क्या लिए हैं? चीनी ही लिए, मतलब सॉल्यूट तो सेम है चीनी, लेकिन सॉल्वेंट में हम लोग तेल ले लिए, ऑयल, अभी भी क्या ये घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। नहीं घुल रहा, गर्म कर दो इसको, आग में चढ़ा दो, है ना। ये मान लो तुम्हारा गैस का आग का लपटे हैं, तो ये गैस का आग, तो इसके कारण क्या होगा? घुलनशीलता बढ़ जाएगा। और प्रेशर के कारण क्या होता है तो देखेंगे, तो याद रखना नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के हिसाब से सॉल्यूशन दो प्रकार का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अभी तक सॉल्यूशन का बहुत प्रकार आया। सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितना चीज़ मिला हुआ, उस हिसाब से हम लोग बाइनरी पढ़े हैं जिसमें 2 मिला रहता है, टर्नरी पढ़ा जिसमें 3 रहता है, क्वाटरनरी पढ़ा जिसमें 4 रहता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ, स्टेट मतलब कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, माने सॉल्यूट लिक्विड है कि सॉल्वेंट गैस है, उस हिसाब से 9 प्रकार का पढ़ा, जो अभी पिक्चर दिखाया था, सबसे पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था अभी सबसे पहले इस लेक्चर में। और अभी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के हिसाब से सॉल्यूशन 2 प्रकार का है, एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा कोई चीज़ नहीं घुल सकता, उसका पेट भर गया है, अब वो और खाना नहीं खा सकता, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को नहीं घुला सकते उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूशन को घुला सकते हैं उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? दैट सॉल्यूशन, वैसा घोल, इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, वैसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड या घुलाया नहीं जा सकता उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? दैट सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डाला जा सकता है। मान लो ना तुम रोटी खा रहे हो, तुम्हारा कैपेसिटी 10 रोटी खाने का है, तो तुम पूरा 10 रोटी खा लिया तो तुम सैचुरेटेड हो गए, अब ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन अगर 8 ही रोटी खाए हो तो वो तुम अनसैचुरेटेड हो और 2 रोटी खा सकते हो, मतलब और मोर अमाउंट ऑफ रोटी कैन बी एडेड, इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर ले ले तो उसमें 36 ग्राम ऑफ NaCl को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो मान लो अगर 36 ग्राम NaCl पहले ही घुला दिए तो ये सैचुरेटेड हो गया, और ज़्यादा नहीं घुलेगा, और ज़्यादा अगर डालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, वो बैठने लगेगा, प्रिसिपिटेट करने लगेगा। लेकिन मान लो अगर 100 ग्राम में हमने 30 ग्राम ही डाल रखा होता तो इसमें और ज़्यादा 6 ग्राम डाल सकते हैं, मोर कैन बी एडेड, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लो ना तुम्हारा ना, तुमने 10 रोटी जो है खा लिया है और तुम्हारा 10 रोटी ही कैपेसिटी है, लेकिन मम्मी तुमको 11वां रोटी भी खिलवा सकती है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा कर, टेम्परेचर नहीं बढ़ा करके रे, कुछ जो तुम्हारा फेवरेट होगा, मान लो कोई उसमें मिठाई दे देगी, कोई स्वीट्स दे देगी, या कोई बढ़िया सब्जी, पनीर पसंद है तो पनीर वनीर कुछ बना दी, तो तुम 1-2 एक्स्ट्रा रोटी खा सकते हो। तो इसमें भी है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें और कुछ नहीं घुल सकता, उसमें और ज़्यादा कुछ घुलाया जा सकता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दे। क्या बढ़ा दे? टेम्परेचर। सर समझाइए इसको। देखो तो बच्चे, इसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर था और इस पे अपन 36 ग्राम ऑफ NaCl डाल रखा है, तो ये सैचुरेटेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लैंप बना देते हैं, है ना, और इससे आग निकल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, पूरा खूब गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, आग भाप बनेगा ना, भाप बनेगा। अरे भाप बनेगा तो ये जो 36 ग्राम था, कुछ ग्राम भाप बन के उड़ जाएगा ना, तो ये 34 ग्राम हो गया, तो अब ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड बन गया। तो वही बोल रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड अनसैचुरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो अब हम लोग जो पढ़े थे ना कि क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ, क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान रखना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, ये जो टॉपिक आया सोल्युबिलिटी, ये आया घुलनशीलता। किस चीज़ का घुलनशीलता? सॉलिड का। किस में? लिक्विड में। ध्यान रखना, इसका नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, तो उसमें सॉल्युबिलिटी है लिक्विड इन लिक्विड। क्या है? माने लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे। तो इस पूरा चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन।
जिसमें हेनरी लॉ है, रॉल्फ लॉ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब पूरा अनंत चैप्टर लिक्विड पे है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को क्या पढ़ना, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये जो टॉपिक है ये सोलिबिलिटी किसके लिए, घुलनशीलता सॉलिड का, किसमें सर, लिक्विड में। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम लोग नेचर तो देखे थे, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, दूसरा था टेम्परेचर और तीसरा था प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखो कोई भी चीज़ को जब हम लोग घुलाते हैं, है ना, मतलब डिज़ोल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो जो प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी चीज़ को घोल में मिलाते हैं तो सॉल्यूट रहता है, उसको ऐड कर देते हैं किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। ये इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम का एक एरो ऐसे रहता है, एक एरो ऐसे, इंटरनेट का साइन की तरह, और बनता क्या है हमारा सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बन रहा है, या सॉल्यूशन को जब ठंडा करेंगे तो उल्टा भी कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी बना सकते हैं। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है, और सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग भी किया जा सकता है। सर अलग कैसे किया जाता है बताइए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, ये कैसे होता है बताइए। देखो हमने लिया वाटर, उसमें ऐड कर दिया मैंने NaCl, घुल गया। अब हम लोग नमक और पानी को अलग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग इसको क्या करने लगे, गर्म करने लगे, ठीक है, हीट कर दिए, तो जाहिर से बात है पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, नमक का पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो पानी जल्दी से भाप बन जाएगा, जो नीचे बच जाएगा वो क्या हो गया, NaCl हो गया। मतलब उल्टा भी तो कर दिया हमने, सॉल्यूशन से वाटर और NaCl को अलग भी तो कर दिया। इसलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डायरेक्ट एरो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से बैक एरो। मैं अपने से लिख के दिखा देता हूँ, समझ में आएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है, सॉल्यूशन, है ना, हाफ अपर एरो। उल्टा भी बन सकता है, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी अलग किया जा सकता है। तो लीच एटलस प्रिंसिपल किसको बोलते हैं बच्चों, अगर तुम लोग क्लास 11th बढ़िया से पढ़ा होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें लीच एटलस प्रिंसिपल आता है। और हो सकता है कि तुम लोग का CBSE क्लास 11th का क्वेश्चन में भी आया होगा फाइनल एग्जाम में, कि लीच एटलस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, या उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। लीच एटलस प्रिंसिपल तो सुना ही होगा, इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलते हैं और एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। वैसा प्रोसेस जिसको होने के लिए हीट देना पड़े, हीट सप्लाई करे, उसको एंडोथर्मिक, मतलब जिसमें हीट अब्जॉर्ब होता है, सोखता है, वैसा रिएक्शन जिसको करने के लिए हमको गर्मी का जरूरत पड़ता है, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज होगा, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। सर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, चलो लाइट डालते हैं इस पर। मान लो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो प्लांट जिसके द्वारा खाना बनाता है, क्या प्लांट खाना बिना सनलाइट का हीट के द्वारा बना सकता है, नहीं। तो प्लांट क्या कर रहा है, सनलाइट का हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस हो गया, एंडो। एक्सोथर्मिक क्या है, बाबू तुम क्या करो, चूना ले लो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें पानी डाल दो, जो हम लोग पुताई करते हैं ना दिवाली में या दशहरा में, तो क्या होता है जब चूना में पानी डाल देते तो वो उबलने लगता है और इससे हीट निकलने लगता है, तो जिसमें हीट रिलीज हो रहा है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो डाई सॉल्यूशन जो प्रोसेस है, घुलनशीलता जो प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक है। जितना ज़्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा घुलेगा, है ना। तो हम लोग इसमें हीट दे रहे हैं ना, तो जब भी सिस्टम में हीट देते हैं तो हीट उसका बढ़ता है, तो इसलिए उसको लिखते हैं पॉजिटिव। अरे जाहिर से बात है, तुम मान लो तुम जो है चुन्नू हो, चुन्नू है ना, CHUNNU, चुन्नू। चुन्नू के पास पहले से 10 रुपया है। अब इसको कोई अगर पैसा दे रहा है तो इसका पैसा बढ़ेगा ना रे। मान लो 2 रुपया दे दिया तो कितना हो गया, 12 रुपया। और चुन्नू जो है अमीर हो गया, इसके पास हो गया 100 रुपये, और चुन्नू को लग रहा है कि मैं बहुत अमीर हो गया, तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब किसी को दे रहा है, तो 2 रुपया दे दिया, तो इसके पास 98 रुपया हो गया, मतलब उसका नेगेटिव चला गया। इसमें पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया, इसमें नेगेटिव हो गया। तो जब भी किसी सिस्टम में हीट अब्जॉर्ब होता है तो उसका जो हीट होता है डेल्टा H, मतलब चेंज इन हीट, वो ग्रेटर देन 0 होता है। और जब भी किसी सिस्टम में हीट रिलीज होता है तो उसका डेल्टा H लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होता है। तो चूंकि डाई सॉल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए उसका हीट ग्रेटर देन 0, मतलब अब्जॉर्ब हो रहा है। और लीच एटलस प्रिंसिपल निकालेंगे, तो बस कुछ मत करो। अगर तुम लोगों को क्लास 12th में नहीं समझ में आया लीच एटलस प्रिंसिपल,
तो कुछ नहीं करना, पहला बात दो तरीका कर सकता है, या तो ये वर्ड ही याद कर लो लीच एटलस प्रिंसिपल, या देखो इतना वीडियो में समझाने लायक है नहीं, 11th का चीज़ भी बताएं 12th में, तो तुम लोग पर्सनल व्हाट्सअप में कमेंट कर सकते हो अगर लीच एटलस प्रिंसिपल तुम लोग को समझना है तो, ठीक है, मैं पर्सनली आप लोगों को गाइड कर दूंगा जिसको जिसको डाउट होगा तो बस लिखना क्या है कि चूंकि ये जो प्रोसेस होता है डाई सॉल्यूशन का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डबल एरो इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब एंडोथर्मिक होता है। और अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल ये जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, वो इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर से। ये भी पहले से यही बता रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। तो हम अपने वर्ड में बोलते हैं, since the dye solution process is endothermic, that is delta H greater than 0, therefore according to Lee-Chatter's principle, if we increase the temperature solubility will increase। खत्म बात, यही बताने के बाद कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो सॉलिड का घुलनशीलता पानी में मतलब लिक्विड में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट असर नहीं होता है। क्यों? अरे किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगाओगे तो वो क्या होगा, मान लो ये चीज़ है तो इस पर प्रेशर लगाओगे तो ये चीज़ दबेगा, कंप्रेस होगा, मतलब छोटा साइज होगा, यही होगा ना। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड ये दोनों कंप्रेसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दबता नहीं है। कौन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है? गैस। बैलून लो, गैस भर दो, इधर से इधर से इधर से प्रेशर लगाओ, तो गैस ही एकमात्र ऐसा स्टेट होता है जो आसानी से कंप्रेस हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ डाइल्यूशन, हाँ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डाइल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड का लिक्विड में जब घुलनशीलता करवाते हैं तो कोई भी प्रेशर का असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर से दबते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, सुना होगा वेपर प्रेशर, ठीक है। और अभी हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा। क्या पढ़ा? सॉलिड इन लिक्विड। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या जी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। क्या पढ़ेंगे जी? लिक्विड इन लिक्विड। फिर पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरी लॉ, और इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास। कोई भी डाउट हो कमेंट करें वीडियो के नीचे, ठीक है। और जो मैंने बताया, जो जो चीज़ आप लोगों को, मान लीजिए किसी को ली-चार्टर्स प्रिंसिपल नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सअप में कमेंट करिएगा। 2.5 का अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, फॉर्मूला चाहिए, फिर से व्हाट्सअप पे कमेंट करिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास।